5 लंबा घूंघट वाली बहू। अरे रामू, धीना, इतने फुहरेपन से काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर का सारा सीरा सजा दो। एक एक कोना लड़ियों से जगमगाना चाहिए। पूरे गांव देहात को पता चलना चाहिए कि आज सीता देवी के बेटों की शादी है। ये है बलिहारी गांव में रहने वाली सीता देवी, जिसके घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं है। शायद यही कारण है जिसके चलते सीता देवी की गुमनाम गुमान से मुलाकात हो गई। इसलिए सीता देवी किसी को नहीं सुनती थी, वो तो बस अपनी बातें थोपना जानती थी। आखिरकार बेटे घोड़ी चढ़ते हैं और सीता देवी सास बनकर अपने बेटों की बारात लिए होने वाली 5 बहुओं के द्वार पर दस्तक देती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ शादी संपन्न होती है और बहुएं घूंघट की आड़ में ससुराल आती हैं। मेरी 5 बहुओं, तुम्हारे पैर के नीचे ये जो अक्षत कलश रखा है, उसे अपनी लक्ष्मी लात लगाकर भीतर आओ। जी माँ जी। 5 बहुएं भीतर आती हैं, तभी चंपा कहती है, अरे सीता देवी, अब किस बेला का इंतजार कर रही है? चल जल्दी से अपनी 5 बहुओं का चेहरा तो दिखा। अरे ऐसे कैसे चेहरा दिखा दूं चंपा रानी, कल से पहले मेरी बहुओं का घूंघट नहीं हटेगा। चलो अब जल्दी से अपने अपने घरों को चलती बनो। इस तरह सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं और बहुएं अपने पति के साथ कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह 5 बहुएं मुर्गे की बांग के साथ जगकर ससुराल में साफ सफाई का निपटारा करने के बाद नहा धोकर रसोई घर का रुख करती हैं। तभी वहाँ उनकी सास सीता आती है और उन्हें घूंघट में न पाकर बिगड़ते हुए बोलती है, बेड़ा गर्क हो तुम 5 बहुओं का। क्या हुआ सासू माँ, हम 5 से कोई भूल हो गई क्या? अरे भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम जैसी 5 बेशर्मों को अपनी बहू बना लिया। सारी शर्म हया धोकर पी गई हो क्या? या फिर इस बात को बिसार दिया कि तुम 5 इस घर की बहू हो। इस घर की कुछ रीत रिवायत के अनुसार घर की बहुएं 8 पहर घूंघट में रहती है, समझी? सास के खौफ से बेचारी बहुएं अपने सिर पर पल्लू कर लेती हैं। तभी सीता माथा पकड़े हुए कहती है, हे राम, सिर्फ साड़ी का पल्ला सर पर रखने से बात नहीं बनेगी। तुम 5 का चेहरा इस घूंघट की आड़ में ढका रहना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर बेचारी 5 बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और 5 अपना चेहरा पूरी तरह से घूंघट में ढक लेती हैं। अब लग रही हो तुम संस्कारी बहुएं। आखिरकार शर्म हया ही तो औरतों का पहला गहना होता है। तुम्हें समझाने बुझाने में समय का पता ही नहीं चला। चलो, तुम 5 के पति दफ्तर जाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन करो और फिर जल्दी से खाना बनाओ। जी माँ जी। सास के खौफ के मारे सहमी बेचारी 5 बहुएं घूंघट की आड़ में ही खाना पकाती हैं, जिसके बाद वो एक साथ खाना लेकर हॉल आती हैं। तभी लंबे घूंघट में कुछ न नजर आने के चलते परिणीति जमीन पर गिर जाती है। बेड़ा गर्क हो इस बेढंगी बहू का, सारा का सारा रायता फैला दिया। माँ जी, इतने लंबे घूंघट में सही से सुध नहीं मिल पा रही कि कहाँ सीढ़ियाँ हैं और कहाँ दीवार। मंजली बहू, तेरी सास ने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। तुम बहुओं की बहानेबाजियां मैं अच्छे से समझती हूँ। अब मुझे घूरना बंद कर और घूंघट कर बेशरम बला। माँ, एक तो वो बेचारी गिर गई, ऐसे में उसके घाव की बजाय आपकी सुई सिर्फ घूंघट पर टिकी है। वाहरी मेरे लाल, एक ही दिन में जोरू का गुलाम हो गया। जब मैं बहाकर आई थी तब मैंने भी बरसों घूंघट किया है। और फिर पुरानियां कह गए हैं, ससुराल शासन का दूसरा नाम है। और ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। बहुओं का घूंघट संस्कृति का जोड़ है। सीता देवी की बेबुनियाद बातों के आगे बेटे और बहू दोनों ही चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सीता देवी तो समझने से रही। अरे अब बुत बनकर खड़ी क्या हो, अपने अपने पतियों की थाली में खाना परोसो। 5 बहुएं कप कपाते हाथों से खाना परोसती हैं कि रोशनी से हाथों से खाना थाली की बजाय टेबल पर गिर जाता है। ये देखकर सीता फिर बिगड़ती है। अरे मेरी बेअकल बहू, तेरी आंख है कि बटन? खाने का एक भी दाना थाली में तो गया नहीं, सारा खाना टेबल पर पसार दिया। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी साफ किए देती हूँ। माँ,
अब मैं बोलूंगा तो मैं भी विनोद भैया की तरह बुरा बन जाऊंगा। अगर जब उस बेचारी को इस लंबे चौड़े घूंघट के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा तो उसे क्या पता कि खाना थाली में जा रहा है या टेबल पर। क्या बात है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बीवियों के हक में दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन बैठे। सीता देवी के घर में अन्न धन की कमी नहीं। समय गुजरता जाता है। लंबे घूंघट के चलते आए दिन बहुओं से कोई न कोई गलती हो ही जाती। बावजूद इसके सास को कहाँ कोई फर्क था। सीता देवी के लिए तो उसका स्वाभिमान और सो कॉल्ड संस्कृति ही सब कुछ थी। फिर एक दिन घूंघट वाली बहुओं की सास ढेरों धुले हुए कपड़ों का थाक जानवी और मयूरा को देते हुए कहती है, जानवी और मयूरा बहू, ये तुम्हारे पतियों के कुछ कपड़े हैं, इन्हें इस्त्री कर दो। और हाँ, किसी भी कीमत पर घूंघट टस से बस नहीं होना चाहिए। माँ जी, बिना घूंघट हटाए कपड़े कैसे इस्त्री करेंगे? माँ जी, जानवी जिज्जी सही कह रही हैं। अभी घर में ना तो देवर जी हैं, ना जेठ जी, फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम घूंघट करते हैं या नहीं। बहू रानी, बातों के चौधरी बनने से बेहतर होगा कि जाकर कपड़े इस्त्री करो, वो भी घूंघट में। बेचारी दोनों बहुएं घूंघट में कपड़ों के ढेर को ले जाकर उन्हें इस्त्री करती हैं। इधर सीता गांव में घूमती हुई औरतों की मंडली में पहुंच जाती है और कहती है, लगता है तुम चुगलखोरों की मंडली में मेरे ही चर्चे चल रहे थे, तभी तो मेरे आते ही तुमने चुप्पी साध ली। 100% सच कहा तूने सीता देवी, मगर यहाँ तेरी बहुओं की बातें चल रही है। अब मेरी बहुएं है ही इतनी संस्कारी तो बातें तो होंगी ही। अरे आजकल की बहुओं का तो संस्कृति से कोई वास्ता ही नहीं रहा। और वही देखो, मेरी बहुओं को मजाल है कि जो किसी मर्द जात ने उनका चेहरा भी देखा हो। जमाने की छोड़ सीता, जानी उन बेचारी बहुओं ने खुद भी अपना चेहरा कब देखा होगा। आखिर तूने उन्हें घूंघट के घुटन में बांध के जो रखा है। अरे तूने तो बेचारी बहुओं को काठ की कठपुतली बना दिया है। चंपा की बातें सुनकर सीता बिन कुछ कहे बुदबुदाते हुए अपने घर पहुंचती है। अपनी बहू पर तो जोर चला नहीं तो मुई मंथराई पर उतर आई। माँ जी, सारे कपड़े इस्त्री हो गए हैं, ये लीजिए। अचानक से सीता की नजर जले हुए कपड़े पर पड़ती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे नास पीटी बेढंगी बहुओं, ये क्या, तुमने सारे के सारे कपड़े जला दिए। माँ जी, हमने तो कितना कहा था, मगर आपने एक न सुनी। क्योरी करम जली, सास से जुबान लड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो हमेशा बनता काम बिगाड़ती हो और बकैती करती हो। बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ैल बेटी हो तुम। ये सुनकर पांचों बहुओं का सब्र जवाब दे जाता है और आखिरकार वो घूंघट हटा देती हैं। माँ जी, ये हमारे माँ बाप के संस्कार ही थे जो हमने आपकी हर बात मानी। बावजूद इसके आपको हम बदल न सके। माँ जी, क्या आंख मूंद कर आप दुनिया देख सकती हैं? नहीं, तो फिर इतने बड़े घूंघट के पीछे हम कैसे देखें कि क्या बना और क्या बिगड़ रहा है? माँ जी, एक लड़की बहू बनकर ससुराल आती है तो उसके मन में बहुतेरे अरमान होते हैं। हमारे भी अरमान थे। क्या पता था कि हमारा ससुराल और ये पर्दा हम पांचों के लिए पिंजरा बन जाएगा। पांचों बहुओं की बातें सुनकर सीता बेहद शर्मसार होती है और अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों से तुम इस घूंघट में घुट रही थी, मैं ये देख न सकी। अब तुम्हें ये घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं। पांचों बहू की बदौलत सीता को तो सबक मिल चुका था, मगर आज भी गांव देहात में जाने कितनी बहू पर्दा प्रथा के कारण अपनी पहचान खो चुकी हैं। दोस्तों, पर्दा करना और किसी के रीति रिवाज मानना बहुत अच्छी बात होती है, पर कोई आपके रीति रिवाजों और पर्दा करता है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। सभी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। अरे तुम्हें क्या पता बहू कैसे लेकर आते हैं। अरे जब मैं अपनी बहू लेकर आऊंगी तब मोहल्ले की सभी औरतें मेरी मॉडर्न बहुओं को देखती रह जाएंगी। ये तो है ही, अब तुम भी तो इतनी मॉडर्न हो तो बहू तो सुपर मॉडर्न आएंगी ही। तो फिर कब कर रही हो अपने तीनों बेटों की शादी? अरे मॉडर्न बहू ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है, और जल्दबाजी में मैं कोई काम नहीं करना चाहती। अभी तो मेरे बेटे ही इतने काबिल नहीं हुए कि मैं उनकी शादी करा दूं। तभी दरवाजे से उसके तीनों बेटे घर में आते हैं और उसके तीनों बेटों के साथ साथ 3 लड़कियां भी होती हैं जिन्होंने साड़ी पहनी होती है। वह तीनों लड़कियां घूंघट में होती है और संगीता के पैर छूती है। पाई लागू माँ जी, पाई लागू माँ जी, पाई लागू माँ जी।
अरे अरे, कौन है ये तीनों? अरे उठो, मेरे पैरों के पास से तो उठ जाओ। संगीता की सभी सहेलियां उसे देखकर हंसने लगती है, जिसके बाद संगीता को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने तीनों बेटों से कहती है, अब मुझे कोई बताएगा ये सब मेरे घर में क्या चल रहा है? भाई तू बता, तू पागल है क्या? हम दोनों तो छोटे हैं, ये बात तो बड़े भैया बताएंगे। माँ को बताओ ना। रजवीर भैया, माँ कुछ पूछ रही है। क्या बताऊं माँ, हम तीनों की पत्नियां हैं। क्या क्या कहा तूने? ये मेरी बहू है? तुम तीनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे इस तरह शादी कौन करता है? ऊपर से शादी करने के लिए तुम्हें यही लड़कियां मिली थी? माँ, हम अपनी पत्नियों के बिना नहीं रह सकते। हम अपनी पत्नियों को बहुत प्यार करते हैं। हाँ माँ, अब हमारी यही दुनिया है और आपकी बहू भी यही तीनों है और आपको तो खुश होना चाहिए। अब आपकी 3 बहुएं घर में आ गई है आपकी सेवा करने के लिए। हाँ माँ, अब आपकी उम्र भी तो हो गई है, अब आपको घर में आराम करना चाहिए। क्या कहा? मेरी उम्र हो गई है? अरे ये कैसी औलाद है मेरी जो मुझे तो जवानी में ही बूढ़ा बनाकर छोड़ेगी? अरे इतनी सी उम्र में तुमने मुझे सास बना दिया। मुझे तो तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानती। इन गवार लड़कियों को अभी के अभी घर से निकालो। वह तीनों घूंघट में होती है और कहती है, लेकिन माँ जी, अब तो हम तीनों ही आपकी बहुएं हैं। माँ जी, अब तो इसी घर में हमारी अर्थी उठेगी। माँ पिता कहते हैं कि बेटियों की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। और माँ जी, हम आपको कैसे छोड़ के जा सकते हैं? आप तो हमारी सास हो। आपकी देखभाल करने का तो हमारा पूरा फर्ज। अरे चुप करो तुम तीनों। क्या यह माँ जी लगा रखा है? मैं तुम्हारी कोई सास नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे बोल रही हो। अभी के अभी तुम तीनों मेरे घर से निकल जाओ। नहीं माँ, ये लड़कियाँ कहीं नहीं जाएंगी। ये इस घर की बहू है और अगर ये घर से निकलेंगी तो इनके साथ उनके पति भी जाएंगे। इसका मतलब तुम इन गवार लड़कियों के लिए अपनी माँ को छोड़ना चाहते हो? नहीं माँ, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप हमें मजबूर कर रही हैं। आप जानती हो कि हम तीनों इन तीनों से प्यार करते हैं। उसके बाद भी आप हमें इन्हें निकालने के लिए कह रही हैं। संगीता अपने बेटों के प्यार के आगे झुक जाती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी उन गवार लड़कियों को अपने घर में रखना पड़ता है। लेकिन वह तीनों हमेशा घूंघट ही करके रहा करती थी, जिसके चलते एक दिन संगीता उन तीनों से कहती है, अरे वैसे भी तुम इतनी गवार हो, लेकिन तुम हमेशा यह घूंघट क्यों करके रखती हो? क्या तुम्हें थोड़ी भी गर्मी नहीं लगती? अरे वो का है ना माँ जी, हमारी माँ हमका सिखाई थी, काहे कछु हुई जाए लेकिन घूंघट तन को भी ऊपर नहीं होना चाहिए। तुम और तुम्हारी गवार बातें। अच्छा सुनो, आज शाम मैंने मेरे बेटों की शादी की पार्टी दी है। कम से कम शादी में तो अपना घूंघट उतार ही लेना और हो सके तो थोड़ा ढंग के कपड़े पहन लेना। जब देखो ये साड़ी पहन कर रखी हो। क्या माँ जी, आखिर एक साड़ी वाले लिबास में बुराई ही क्या है? यह तो हमारी संस्कृति है ना। और वैसे भी आपने तो अपनी शर्म उतार ही दी है, हमें तो कम से कम हमारी शर्म पहनने दीजिए। हे भगवान, मैं ही बार बार भूल जाती हूँ। आखिर तुम गवार जो ठहरी, तुम्हें इसके अलावा पता ही क्या होगा। ऐसा कहकर संगीता घर से निकल पड़ती है और एक मॉल में जाकर अपने लिए एक वेस्टर्न ड्रेस खरीदती है। क्या बात है, यह वेस्टर्न ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है। पूरी पार्टी में इससे पहनने के बाद तो मैं दिखाई दूंगी और मेरे सामने तो मेरी बहू भी फीकी पड़ जाएंगी। ऐसा कहकर वो उस ड्रेस को खरीद लेती है और वापस घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद शाम की पार्टी के लिए तैयारियां शुरू कर देती है। जैसे ही शाम होती है, वह अपनी वेस्टर्न ड्रेस पहनकर अपनी तीनों बहुओं के सामने आती है और उनसे कहती है, देखो मेरी सहेलियां तो अभी तक आई नहीं हैं और मैं उनके आने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे बस इतना बता दो कि यह गहने इस ड्रेस पर अच्छे लग रहे हैं या नहीं। अरे माँ जी, यह गहने केवल संस्कृति पहनावे पर ही अच्छे लगते हैं, इन पर तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तुम थोड़ी मॉडर्न होती तभी तो तुम्हें पता चलता कि कौन सा गहना कौन से कपड़ों पर अच्छा लगता है। तभी सुप्रिया तानिया के कान में कहती है, देखो तो जरा, जैसे जैसे माँ जी की उम्र बढ़ती जा रही है, माँ जी के कपड़े उतने ही छोटे होते जा रहे हैं। सुप्रिया की बात सुनते ही वह जोर जोर से हंसने लगती है। उन्हें ऐसा हंसते हुए देख संगीता कहती है, आखिर गवार है, गवार ही रहेगी। ऐसा कहकर वह शाम की पार्टी की तैयारी करने चली जाती है। जिसके बाद शाम होते होते सभी मेहमान आना शुरू हो जाते हैं और फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। फंक्शन में संगीता अपनी सभी सहेलियों को बोलती है, अरे तुम तो जानते ही हो मेरी टॉप मॉडल्स को, और ये उनकी ब्रांड की कंपनी की ड्रेस है जो मैंने आज पहनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन यह कुछ ज्यादा छोटी नहीं है तुम्हारी उम्र के हिसाब से।
अरे फैशन और मॉडल में उम्र नहीं देखी जाती, जो पसंद आए उसे पहन लो। आज मैंने अपनी तीनों टॉप मॉडल्स को अपने घर के फंक्शन पर इनवाइट किया है, बस वह आती ही होंगी। देखते ही देखते सभी मेहमान आ जाते हैं, लेकिन संगीता की टॉप मॉडल्स नहीं आती, जिसकी वजह से संगीता थोड़ी उदास दिखती है। तभी उसकी सहेली गीता कहती है, अरे गीता, अब अपनी टॉप मॉडल्स का इंतजार ही करती रहोगी कि अपनी बहुओं से उनका घूंघट भी उठवाओगी? अरे अब मैं क्या बताऊं, जब से शादी हुई है इन तीनों ने एक बार भी घूंघट नहीं उठाया है। अगर तुम चाहो तो तुम इनसे कहकर देख लो। वैसे भी संस्कृति के नाम पर यह पूरी गवार है। मैं तो इन्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं तो इन्हें कुछ भी नहीं कहूंगी। संगीता की यह बात वह तीनों सुन लेती है, जिसके बाद वो तीनों अपने घूंघट उठाती है और तीनों की शक्ल देखते ही संगीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे अरे, ये तो वही तीनों टॉप मॉडल्स हैं जिनका मैं इंतजार कर रही थी। इसका मतलब मेरे बेटों ने मेरी पसंद की लड़कियों से शादी की थी। देखा, तुम लोगों ने देखा, मैं तो कहती थी मेरी बहुएं टॉप मॉडल्स होंगी। लेकिन माँ जी, टॉप मॉडल होने का मतलब यह नहीं होता कि हम अपनी संस्कृति भूल जाएं। माना कि हम टॉप मॉडल हैं, लेकिन हमारे संस्कार आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। और हाँ माँ जी, मॉडलिंग भी तभी अच्छी लगती है जब हम वह पहने जो हमारे शरीर पर अच्छा लगे, ना कि ऐसा कुछ भी पहन ले जो हमारे शरीर पर भी बुरा लगे और समाज को भी। जो हमारे शरीर पर भी बुरा लगे और समाज में भी वो बिल्कुल अच्छा ना लगे। अपने तीनों बहुओं की आवाज सुनकर संगीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी तीनों बहुओं से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मॉडर्न होने के चक्कर में मैंने अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे चलते मुझे आज अपनी संस्कृति के होने का बहुत अच्छा एहसास हुआ है। संगीता माफी मांगती है और अपने कमरे में जाकर एक प्यारी सी बनारसी साड़ी पहन कर आती है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लगती है। उस दिन के बाद से वह अपनी तीनों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। राजा भूत की 3 काली चुड़ैल बेटियां। रात का समय होता है। एक सड़क पर एक कार में 3 लड़के बैठे होते हैं। अर्जुन कार को बहुत तेजी से चला रहा होता है। तभी सुमित कहता है, अरे भाई थोड़ा सा रहम कर ले हमारे ऊपर। हाँ, अरे हमें जिंदा भी वापस घर पर जाना है, और तुझे तो पता है तेरी भाभी कितना गुस्से वाली है। जरा भी मुझे खरोच आई तो पूरा पहाड़ सर पर उठा लेंगी। अरे यार सुमित, क्यों तू इतना डरता है? अरे कुछ नहीं होगा, एक ही तो जिंदगी मिली है। अब ये पल भी हम अपनी पत्नियों के बारे में सोच सोच कर गवा दे क्या? अरे अर्जुन, तू जितनी तेज चला सकता है चला। अर्जुन कार में गाने बजा देता है, जिसके बाद वो फुल स्पीड से कार को चला रहा होता है। तभी अचानक से रास्ते में एक पत्थर आ जाता है, जिससे उसकी कार का टायर उस पत्थर से टकरा जाता है और इसी कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अरे ये क्या, हमारी कार तो ठुक गई। अब हम वापस कैसे जाएंगे? ओहो यार, अब हम लोग क्या करें? यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। देखा, मेरी बात ना मानने का नतीजा। मैं तो तुम्हें कह ही रहा था, लेकिन तुम हो कि मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो। अब हमारे पास ना तो घर है ना कोई ठिकाना। अब हम पूरी रात कहाँ काटेंगे? अरे तू चिंता क्यों करता है? ये देख, हमारी कार यहाँ आकर ठुकी है। ये देख, सामने एक पुरानी हवेली है। आज की रात हम वहीं काट लेंगे। मेरे ख्याल से हमारा वहां जाना ठीक नहीं है। पता है ना, ऐसी पुरानी हवेलियों में भूत और चुड़ैल रहते हैं। हे भगवान, सुमित तेरा कुछ नहीं हो सकता। चल तू हमारे साथ। अरे तेरा तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है? वो तीनों हवेली में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद हवेली पुरानी तो होती है, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर और चमक रही होती है। अरे बाप रे, क्या किस्मत पाई है। देखा, कितनी सुंदर हवेली में हमें एक रात काटने को मिलेगी। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। अर्जुन को देख राघव और सुमित भी उसके साथ ही सो जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें पायल के बजने की आवाज आती है। अरे मुझे पायल के बजने की आवाज आ रही है। वैसे पायल की आवाज तो मुझे भी आई थी। कहीं यहाँ पर कोई आइटम तो नहीं है? तभी उनके कमरे में 3 बहुत ही सुंदर सी लड़कियां आती हैं। वो दिखने में बिल्कुल राजकुमारियों की तरह होती हैं। अरे वाह, क्या बात है, इस हवेली में तो राजकुमारियां भी रहती हैं। आप सभी का हमारी हवेली में स्वागत है। बताइए, हम किस प्रकार आपकी सेवा कर सकते हैं? तुम तो राजकुमारियां हो। अरे हम तुमसे अपने कोई काम कैसे करवा सकते हैं? आज के लिए आप हमारे मेहमान हो। आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। बहुत दिनों बाद हमारी हवेली में कोई आया है। हम जानते हैं आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। चिंता करने की कोई बात नहीं है।
आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम तीनों बहनों के कमरे आपके कमरे के बराबर में ही हैं। जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। ऐसा कहकर वो तीनों राजकुमारी वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद राघव और अर्जुन बहुत खुश होते हैं। अरे क्या बात है, लगता है आज की रात हमारी चांदी चांदी होने वाली है। गुलाब के फूल खुद हमारे कमरे में चलकर आए हैं। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। देखो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। भला इस सुनसान सड़क पर इस हवेली में 3 राजकुमारियां कैसे हो सकती हैं? अरे तूने देखा नहीं कितनी सुंदर थी वो तीनों। मन करता है कि एक राजकुमारी से शादी कर लूं। तभी उनके कमरे में भानु प्रताप आ जाता है और उनसे कहता है, अरे चिंता क्यों करते हो, अब तुम तीनों मेरे दामाद हो। मेरी बेटियों को तुम बहुत पसंद हो और मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटियों से करवाना चाहता हूँ। देखिए भानु प्रताप जी, हम तीनों पहले से ही शादीशुदा हैं। हम आपकी बेटियों से शादी नहीं कर सकते। शादी तो तुम्हें मेरी बेटियों से अब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरी बेटियों ने तुम्हें पसंद किया है। मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी। अरे यार सुमित, तेरी वाली से तो तू पहले ही परेशान है और तू भी कर ले शादी। राघव और अर्जुन दोनों जबरदस्ती सुमित को शादी के लिए तैयार कर देते हैं। कुछ ही देर में भानु प्रताप अपनी हवेली के अंदर ही अपनी तीनों राजकुमारी बेटियों की शादी उन तीनों से करने वाला होता है। तभी अचानक से घड़ी में 12 बज जाते हैं, जिसके बाद वो पूरी हवेली अचानक से खंडहर में बदल जाती है और राजा की तीनों बेटियां एकदम काली चुड़ैल की तरह दिखने लगती हैं। वहीं राजा भी अचानक से भूत बन जाता है। ये सब देखकर सुमित कहता है, देखा, मैंने तो तुमसे कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ये छलावा था, ये तो भूत और चुड़ैल है। चुड़ैल, भूत, भगवान अब क्या होगा? भागो यहाँ से, नहीं तो ये राजा अपनी काली चुड़ैल बेटियों की शादी हमसे करवा देगा। अर्जुन तो उन्हें देखते ही बेहोश हो जाता है, जिसके बाद राघव और सुमित दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा अपनी हवेली का दरवाजा अपने भूतिया शक्तियों द्वारा बंद कर देता है। यहाँ तुम आए तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन अब यहाँ से जाओगे मेरी मर्जी से। पिताजी, इस राघव से तो मैं शादी करूंगी। जिससे मुझे शादी करनी है वो तो बेहोश हो गया है। मुझे तो सुमित से शादी करनी है। आजा मेरे सुमित राजा, मेरे पास आजा। एक तरफ रुक्मिणी अर्जुन को उठाने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी मोहिनी और रूपवती सुमित और राघव को पकड़ने लगती हैं। मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे किसी काली चुड़ैल से शादी नहीं करनी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। देखो, हम पहले से ही शादीशुदा हैं, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। तभी अचानक से अर्जुन को भी होश आ जाता है। प्रियतम, आखिरकार तुम उठ ही गए, चलो शादी करते हैं। अर्जुन तुरंत रुक्मिणी के पास से उठकर सुमित और राघव के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तुझ जैसी काली चुड़ैल से कौन शादी करना चाहेगा? अरे मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, तू तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही राजा भानु प्रताप और उसकी तीनों राजकुमारी बेटियां आग बबूला हो जाती हैं। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियों को काली चुड़ैल? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। आज इन्होंने भी हमारी खूबसूरती का अपमान किया है पिताजी, इन्हें मत छोड़ना। मार दो पिताजी ने, जैसे हमने बाकी सबको मारा है, आज इन्हें भी मार दो। भानु प्रताप उन तीनों को मारने ही वाला होता है। इतने में हवेली का दरवाजा खुलता है। दरवाजे पर एक तांत्रिक बाबा होता है, जो अपने मंत्रों द्वारा पड़ी हुई भभूति को भूतिया राजा और उसकी तीनों चुड़ैल बेटियों के ऊपर डाल देता है। छोड़ दे राजा तू इन्हें, आखिर इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? नहीं छोड़ूंगा, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो मेरी बेटियों के कालेपन की बेइज्जती करेंगे। मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। देख राजा, मैं जानता हूँ बीते हुए काल में तेरी बेटियों के साथ बहुत बुरा हुआ। तेरी दामादों ने तेरी धन दौलत को हासिल करने के लिए तेरी काली बेटियों से शादी की और बाद में उन्हें जान से मार दिया। लेकिन इससे इन लोगों का क्या कसूर? इन्हें छोड़ दे, जाने दे। नहीं छोड़ूंगा, मैं इन सबको मार दूंगा। तांत्रिक उन तीनों चुड़ैल बेटियों के भूतिया पिता राजा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा तांत्रिक बाबा की एक नहीं सुनता। जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपने मन ही मन में मंत्रों का उच्चारण करता है और पवित्र गंगा जल निकालकर राजा की तीनों काली बेटियों और राजा के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद उनकी आत्मा जलने लगती है। देखते ही देखते उनकी आत्मा जलकर राख हो जाती है
और उन्हें वहां से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। कभी भी ऐसी खंडर जैसी हवेलियों पर मत रुकना, क्योंकि ऐसी हवेलियों में भटकती आत्माओं का वास होता है, जिनकी कई अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। अब जाओ और दोबारा यहाँ लौटकर कभी मत आना। वो तीनों अपनी जान बचाकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा भी वहां से चला जाता है। संस्कारी बहू की बेशर्म सास। बिलासपुर गांव में एक बड़ी ही बेशर्म सास और संस्कारी बहू की जोड़ी रहती थी। गांव चुगली मंडली में उन सास बहू के आचार व्यवहार पर प्रत्येक दिन टिप्पणी होती रहती थी। आइए एक नजर उनकी बातों पर प्रतिबिंबित करते हैं। अरे रूपा, पुरनिये की बातों पर तो इस रासवती ने पाबंदी लगा दी, और नहीं तो कब पुश्ते पुरनिये कह गए रहे कि आए वाले भावी भविष्य में सास संस्कारी और बहू बीमारी मादल बदल होई, मगरी ससुरी रासवती ने अपनी बेशर्मी से बिलासपुर की बेला ही बदल दी है। आखिर कौन है रसवती, जिसके लिए औरतों के मुंह से बुरा बखान निकल रहा है? 55 वर्षीय रासवती सांवरी की सास है। पिया तू अब तो आजा, शोला सा तन भड़ के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा। अरे ओ बेशरम बेहुदा औरत, जरा सा तो शर्म कर ले। अश्लीलता की सारी सीमाएं लांघकर सरहद की सीमा पर चढ़ने का इरादा है क्या? बनवारी जी, अभी तो मैं जवान हूँ। अरे आज भी मुझ में वही अदाएं हैं जो सालों पहले थी। अरे आज भी जब मेरी जुल्फें उड़ती हैं ना, तो कितने कुंवारों के दिल मचल जाते हैं। रसवती को खुद का बखान करता देख दरवाजे से दस्तक देती हुई उसकी संस्कारी बहू सांवरी हाथों में पूजा की थाली लिए अंदर आकर कहती है, माँ जी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना हर बार सही बात नहीं है। मेरी सोच से उम्र सीमा के इस पड़ाव पर आपको अपने शौक को थोड़ा सीमित कर देना चाहिए। अरे अब तू सिखाएगी अपनी सास को कि मुझे कैसी वेशभूषा और हाव भाव से रहना है। रसवती से ज्यादा बकैती ना करना बहू। बेचारी बहू अपनी बेशर्म सास की बोली सुनकर चुप्पी साधने को समझदारी समझती है। दिन ढलता है, फिर उसी सांझ सब्जी का ठेला लिए हरिया रासवती के घर के सामने से गुजर रहा होता है। लो भैया, लाजवाब आलू, ये कच्चे कद्दू, भरता भिंडी, अरे ले जाओ ताजी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। आवाज सुनकर रसवती बाहर आती है। उसका उम्र से बढ़कर साज सज्जा देखकर हरिया हैरान रह जाता है कि रासवती कहती है, अरे ओ भाजी वाले भैया, कैसे दिए हैं कद्दू? वैसे तो मंडी से महंगा मोल लेकर आए हैं मगर आपके लिए सस्ता लगा देंगे भौजाई जी। वैसन एक ठो बात बोले, आपका चेहरा ना टमाटर के जैसा लाजवाब लाल लग रहा है। तारीफ के लिए शुक्रिया। वैसे तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। एक मेरे पति परमेश्वर हैं जिन्होंने मेरी कदर ही नहीं जानी। अरे भौजाई जी, जरूर उनकी नजर में खोट होगा। चलिए। अरे अब मेरा बखान बंद करो और ये सारी सब्जियां तौल दो। हरिया फटाफट से हाथ चलाते हुए सारी सब्जियां बांधते हुए बुदबुदाता है, अरे क्या बात है, आज की बोहनी तो बड़ी जोरदार होने जा रही है। सारी सब्जियां यहीं सफाचट हो गईं। रसवती हरिया से सारी सब्जियां लेकर घर में घुसने लगती है कि हरिया कहता है, अरे भौजाई जी, मेरे पैसे? रसवती हरिया की ओर ताक कर आंख मारती है कि हरिया कहता है, अरे ओ भौजाई जी, अपने नैनों की बिजुरिया बान को बंद करो, दाम दो। अरे नहीं देती दाम, क्या बिगाड़ लेगा तू मेरा? सास का शोर शराबा सुनकर सांवरी सर पर पल्ला लिए बाहर आकर कहती है, अरे माँ जी, ये कैसी मुठभेड़ मची है यहाँ? अरे हम बतावत हैं बहुरिया, तुम्हारी ये बिगड़ी बला सास पैसे के ना देवे के खातिर आंख के बाढ़ चलावत है। लागत है तुहार ससुरी बूढ़ा में बौरा गईल है। अरे ये रखिए अपने पैसे। सासू माँ के बुरे बर्ताव के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। सब्जी वाले के जाते ही रसवती अपनी बहू पर बिगड़ जाती है। अरे मेरी मंद बुद्धि बहू, तुझे बीच में आने को किसने कहा था? मैं बात कर रही थी ना। बस कीजिए सासू माँ। अरे आप क्यों अपने बुरे आचरण से पिताजी और हम सब का नाम नीलाम करती हैं? बढ़ते बुढ़ापे में ये सब आपको शोभा नहीं देता।
अरे साफ तौर पर क्यों नहीं कहती कि तुझे अपनी जवान सास से जलन है। अब तुझे सजने संवरने की बजाय सादगी स्वरूप बहू का ढोंग करना है तो कर। तेरी सास को तेरी तरह झूठा स्वयं रचना पसंद नहीं। समय गुजरता है जिसके साथ रसवती की रास लीला बढ़ती जाती है। एक दिन वह टीवी में सौंदर्य साबुन का प्रचार देखकर कहती है, क्या सचमुच ये सौंदर्य साबुन मेरे चेहरे की काया पलट कर सकती है? रसवती लाली पाउडर लगाए बनिए के पास आती है। अरे आओ आओ रसवती भौजाई, क्या चाहिए? सौंदर्य साबुन जिसे मेरा रूप और ज्यादा संवर सके। अरे भौजाई, अब और चेहरे को कितना चमकाओगी? पहले ही आपका चेहरा इतना गोरा गुलजार हो रहा है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे बिरजू बनिया। बनिया उसे सौंदर्य साबुन देता है जिसे लिए रसवती ठुमक ठुमक कर घर का रुख करने लगती है कि एकाएक पीछे पलटकर कहती है, वही खाते में लिख लेना, बाद में दे दूंगी। उसके जाते ही बनिया बिगड़ा बेबाक मुंह बनाए कहता है, अरे न जाने इस बढ़ते बुढ़ापे में सौंदर्य साबुन लगाकर कौन सी मेनका उर्वशी बनने का इरादा है इस रसवती देवी का। इसे अपनी संस्कारी बहू से सीखने की जरूरत है। अरे बहू के संस्कार के साथ इस बेशरम बेहुदा सास की बीमारी भी बढ़ती जा रही है। अपनी बेशर्मियों के आगे बिगड़ी रसवती की रास लीला अभी भी कहाँ रुकने वाली थी। उसे तो अभी बेहुदगी में अव्वल दर्जा जो प्राप्त करना था। एक सांझ जब रसवती टीवी में नजरें गड़ाए बैठी थी तो वह स्टेज शो देखते हुए कहती है, समय कितना आगे बढ़ गया है, शायद मुझे भी मेकओवर करवा लेना चाहिए ताकि फिर देखना गांव की सारी लुगाई जल भुनकर राख होती हैं। रसवती पैसे लेकर पार्लर पहुंचती है जहां पार्लर वाली कहती है, कहिए क्या कराना है आपको माँ जी? पहले तो मुझे माँ जी मत बुलाओ, मेरा नाम रसवती है, तुम प्यार से मुझे रसीली कहना। अपने मेकअप से मुझे सुंदर से शहरी सांचे में ढाल दो। मेकअप के साथ रसवती अपने पहरावे को पूरे तौर से बदलकर तब्दील करके घर पहुंचती है जहां गांव की औरतें उसके घर के आगे जमावड़ा लगाती हैं। सासू माँ, ये कैसा हुलिया बना रखा है आपने? इस बढ़ते बुढ़ापे में ये शहरी पहरावा और इतनी साज सज्जा आप पर जरा भी नहीं शोभ रहा है। मैं आपके लिए साड़ी लेकर आती हूँ। बहू, अब तेरी सास ने साड़ी का शौक छोड़ दिया। सासू माँ, शायद आपको शहरी दौर का ज्यादा ही होड़ चढ़ चुका है। लोक लाज बिसर कर अपनी बेहुदगी बेशर्मी की सारी सीमा पार कर दी। बहू के मुंह जुबानी बुरा बखान सुनकर बेशर्म सास का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है। और फिर क्या था, ताव में आकर वह सांवरी को तमाचा जड़ते हुए कहती है, अरे बंद कर अपने संस्कार का स्वयं रचना, समझी? बहुत धारदार हो गई है तेरी जुबान। रसवती की आवाज बाहर खड़ी औरतों को सीधे तौर से सुनाई देती है। अरे ओ बेशर्म रसभरी रसवती, बेचारी बहू पर जोर क्यों साध रही है? बाहर आ। रसवती बाहर आकर कहती है, अरे तुम लुगाइयों को लोगों के घरों में ताक झांक के सिवा दूजा काम काज नहीं सूझता? अरे ओ बूढ़ी घड़ी लाल लगाम, बढ़ते बुढ़ापे में चुकरियों की तरह लाली लिपस्टिक का लीपा पोती करके तू खुद को हूर की परी समझ रही है? पूरा मर्दन के बीच तुम्हारी ही बेहुदगी की बेशर्मी का बखान होवत है। अरे 55 के उमरिया चंद चिल्लड़ बचाए खातिर आंख भौए मटका के और आपन चाल के ढाल बन के जो फायदा उठावत हैं, उके कारण बिलासपुर के लोग तो के बच्चलन बेशरम लुगाई का खिताब दिए बैठे हैं। अरे जब तुझे सामने से मक्खन मलाई कहते हैं, तेरी बेहुदगी के कारण पीठ पीछे तुझे दूध की फटी फफूंदी कहते हैं। अरे ये साज सज्जा तेरी बहू को शुभता है, मगर इसका सादा रूप अल्पभाषी बोलबाला इसके संस्कारों को साफ तौर से साझा करता है। सीख अपनी संस्कारी बहू से कुछ। सास का सिर शर्म से झुक जाता है और वो बहू से माफी मांगती है। बहू, अपनी इस बेशर्म बेबाक बिगड़ैल सास को माफ कर दे। आज सभी के कड़वे शब्दों ने तार बघार करके तेरी सास को सबक सिखा दिया। सासू माँ पुरनिये कह गए हैं कि जैसा देश वैसा भेष रखो, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। उस रोज के बाद बेशर्म सास अपनी संस्कारी बहू से रहन सहन एवं स्वर शब्द सीख कर सादगी के साथ नई शुरुआत करती है, जिसे कल तलक बेशर्म सास का बुरा बखान करने वाले व्यक्ति जन के स्वर सास की सराहना करते नहीं थकते, जिसका सारा श्रेय बिलासपुर की औरतों और संस्कारी बहू सावरी को जाता है। 3 चुड़ैलों का ससुराल। पापा जी, आपके सर का दर्द कम हुआ? हाँ बेटा, अब ठीक है पहले से। माँ जी, आपका और पैर दबा दूं? कुछ आराम पड़ा आपको?
जब से तुम तीनों मुझे मिली हो तो आराम ही आराम है और दिल में सुकून है। माँ आप दोनों को कुछ नहीं होगा, ये लीजिए अदरक वाली चाय पीजिए, किसी काढ़े से कम नहीं है, आप दोनों को आराम मिलेगा। लो माँ जी, आ गई मेरी बहन चांदनी गर्मा गर्म चाय लेकर, अब इसे पी लीजिए। जरूर जरूर, मेरी बहू ने दी है, पीऊंगी तो जरूर ही। ये लीजिए माँ जी, पापा जी। ओए चांदनी की बच्ची, मैं भी तेरी बहन हूँ, हम दोनों की चाय कहाँ है? तुम दोनों की चाय अभी मैं बनाऊंगी, ये तो सिर्फ माँ जी और पापा जी के लिए स्पेशल बनाई थी। देखा माँ जी, आपकी बहू आपको कितना प्यार कर रही है। अरे सिर्फ यही नहीं, मैं भी आप दोनों से उतना ही प्यार करती हूँ। अच्छा बच्चों, लड़ो मत, आओ अपने पापा जी के गले लग जाओ। ये सुनकर खुशी से तीनों चुड़ैल अपने सास ससुर से लिपट जाती हैं। आखिर ये क्या माजरा था? 3 चुड़ैल अपने सास ससुर के गले कैसे लग सकती थी? आमतौर पर इंसान भी अपने सास ससुर को पसंद नहीं करते। आखिर इन मरी हुई चुड़ैलों को ये सास ससुर क्यों पसंद करते हैं और उसके साथ क्यों रहते हैं? ये जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा। एक समय पहले अनुराधा ने अपने तीनों बेटों की शादी सविता की 3 बेटियों से कराई थी। वो तीनों बहुत सर्वगुण संपन्न, सुशील, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अमीर लड़कियां थीं, जिससे पैसे ऐंठने के चक्कर में अनुराधा ने अपने तीनों बेटों की शादी कराई थी। कुछ समय सब अच्छा चलता है, पर धीरे धीरे अनुराधा उन तीनों लोगों को अपने पांव की जूती में गिरा देती है, उन्हें टॉर्चर करती है। ऐसे ही एक शाम, अरे तीनों की तीनों बहनें कहाँ मर गई? मेरा सर फट रहा है, मेरी बनारसी साड़ी भी नहीं हुई और मेरा कमरा इतना गंदा पड़ा है, कौन करेगा ये सब? अरे माँ जी, बस अभी जा ही रहे थे, रसोई में खाना बना रहे थे। तीनों को गैस पर चढ़ना जरूरी है क्या? तुम में से एक खाना नहीं बना सकती है? एक सफाई कर लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अच्छा, वह सोने का हार कहाँ है जो तेरी माँ ने दिया था? माँ जी, वो हार तो हमने माँ को वापस कर दिया था, क्योंकि हम इतने बड़े हार का क्या करते, वह गले से बहुत लटक रहा था। क्या करने का मतलब क्या है? अरे मैं पहन लेती। कभी तुम शादी में पहनती, देखो बहुत हो गया। अपने माँ बाप से 50 लाख रुपए मांगो, कब तक हम इस छोटे से घर में रहेंगे? कोई बंगला लेना है कि नहीं? माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी माँ ने हम तीनों की शादी में इतना लगाया है और इतना दिया है कि आपको दोबारा से 50 लाख लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आप क्यों मांग रही हैं? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे जुबान लड़ाएगी? सीधी सी बात है, मैं इस घर में नहीं रह सकती, और अगर तुम 50 लाख रुपए नहीं ला सकती हो तो तुम तीनों को घर से निकाल दूंगी। माँ जी, दहेज लेना और देना दोनों गलत बात है, फिर भी मेरी माँ ने आपके कहने पर दे दिया, सिर्फ इसलिए ताकि हम तीनों खुश रहें। तुम्हारा मतलब क्या है चारू? मैं तुम्हें खुश नहीं रखता या माँ तुमसे बहुत ज्यादा सारा काम करवाती है? मतलब वही है जो आपने सुना, हम 50 लाख तो और नहीं ला सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ से और मुझसे इस तरह से बात करने की? जीजा जी, आप दीदी से कैसे बात कर रहे हैं? आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, फिर गवार वाली बातें क्यों कर रहे हैं? तुम्हारा पति नहीं है ना यहाँ पर, इसलिए इतना बन रही हो, वरना वो तुम्हारी अभी खाल उधेड़ देता। कल तुम तीनों बहनों ने मिलकर यहाँ 50 लाख रुपए टेबल पर नहीं रखे तो तुम तीनों इस घर से विदा हो जाओगी। देख ले कैसे जुबान चल रही है, एक को देखकर दूसरे की। अगले दिन तीनों बहनों में से कोई भी उन्हें फूटी कौड़ी नहीं देता है। ये देखकर तीनों बेटे और सास अनुराधा भड़क जाती है, जिससे वो कहते हैं, आखिर तुम तीनों में से किसी ने भी यहाँ पैसे नहीं रखे ना? अब तुम्हें बताना पड़ेगा बड़े बाप की बिगड़ी हुई लड़कियों। बेटा, मैं तेरी और शादी करा दूंगी, इनसे काफी दहेज बटोर लिया, फिलहाल तो इन्हें जला कर मार डाल। ठीक है माँ, अब इनका हम करेंगे स्वाहा। मयंक जी, आप क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं अपनी पत्नी को मारने की कह रहे हैं आप? हाँ, अच्छे से जानता हूँ, मैंने जो बोला है वो तो करना ही पड़ेगा ना। तभी तीनों भाई तीनों को रसोई में घसीट कर ले जाकर उन पर मिट्टी का तेल छिड़क देते हैं और सास जलती हुई लकड़ी लेकर कहती है, मेरी प्यारी त्रिदेव बहुओं, मेरा सफर तुम्हारे साथ बस यहीं तक था, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। माँ जी, आप बहुत गलत कर रही हैं, इसका भुगतान आपको करना होगा। जा जा, आई बड़ा भुगतान करने वाली। ये बोलते ही अनुराधा जली लकड़ी को तीनों पर फेंक देती है, जिससे तीनों चीखते चिल्लाते हुए जलकर मर जाती हैं। अकाल मृत्यु होने के कारण उन तीनों बहनों की आत्मा यूं ही भटकती रहती है। वो तीनों बहनें उनसे अपना बदला लेने जाती भी हैं, तो एक ट्रक वाला उन चारों को मार डालता है। देखा, हमारा बदला लेने से पहले ही भगवान ने हमारे साथ इंसाफ कर दिया और ये लोग इस हादसे में ही मर गए। हाँ बहन, पर अब हमारा क्या होगा? 5 दिन बीत जाते हैं। तीनों बहनें सड़क पर देखती हैं कि एक बहू बेटे अपनी माँ बाप यशोदा और गोपाला को घर से धक्का मारकर निकाल देते हैं और उनका सामान भी फेंक देते हैं।
अरे बेटा, हमारे साथ ऐसा मत करो। हम एक कोने में चुपचाप रह लेंगे, पर हमें घर से बेघर मत करो। हाँ बेटा, हम इस उम्र में कहाँ भटकेंगे। कहीं भी जाइए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। हमें अपनी चैन की जिंदगी जीने दीजिए। धक्का मारकर उनकी बहू वहाँ से चली जाती है। तभी तीनों चुड़ैलें उन दोनों वृद्धों को संभाल लेती हैं। शुक्रिया बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। चुड़ैल। अरे माँ जी डरिए मत, हम बुरी चुड़ैलें नहीं हैं। हाँ, आपकी उन बहू बेटों ने ठुकरा दिया तो क्या हुआ? आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हाँ माँ जी, पापा जी, क्या हम आपको अपने पापा जी कह सकते हैं? हमारे पापा नहीं थे ना? हाँ, पर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि पापा जी, माँ जी, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। चलिए अब। ये कहते ही तीनों चुड़ैल उन दोनों दंपति को घर से ले जाती हैं और अपने हाथों से उन दोनों के पैर धोती हैं। तो एक उनका सामान सजाती है, तीसरी खाना लाकर कहती है, माँ जी, पापा जी, आपने कुछ खाया नहीं होगा बहुत देर से, इसलिए ये लीजिए, खाना खा लीजिए। शुक्रिया बच्चों, काश तुम्हारे जैसी सर्वगुणी संपन्न बहू मुझे भी मिलती, पर हम दोनों बूढ़े दंपत्ति की ऐसी किस्मत कहाँ। अरे माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। हम तीनों ने तो आपको अपना सास ससुर या माता पिता के रूप में अपना लिया है। शायद आपकी सेवा करके ही हमारा भला हो जाए। तुम बहुत अच्छी बहुएं हो मेरी। ऐसे ही वक्त बीतता है। तीनों चुड़ैलें उनका बहुत प्यार से ख्याल रखती हैं, हर वक्त उनकी सेवा करती रहती हैं। एक दिन चारों पुष्पा चुड़ैल उनका सिर और पैर दबा रही थी। तभी चांदनी उन्हें चाय बनाकर पिलाती है, जिसकी वो तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, बहुत अच्छी चाय बनाई है। हाँ बहू, तुम बच्चियाँ बहुत प्यारी हो, पर तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? हाँ बच्चों, तुम्हें किसने मारा? हमारी किस्मत बुरी थी जो हमने उन तीनों से शादी कर ली। ये कहते ही पुष्पा चुड़ैल अपनी बीती सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर दोनों बूढ़े दंपति रोने लगते हैं। अरे आप रोने क्यों लग गए? कुछ गलत कहा? अरे नहीं, मेरी बच्चियों ने इतना सहा। भगवान ने उन चारों को उनकी सही सजा दी। उन्होंने इसलिए तुम्हें हमारे पास भेज दिया। हम तुम्हें पाकर धन्य हैं। तो अब से तुम तीनों का यही ससुराल है और मायका भी। आ जाओ बच्चियों, मेरे गले लग जाओ। तभी तीनों चुड़ैलें उसके गले लग जाती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।